चलिए बच्चों, आइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए सारे बच्चे। 1 मिनट बच्चों। अच्छा, आज वाली क्लास ना अनलिस्टेड हो रही है। ये लेनी तो यूट्यूब पे ही थी, बट पिछले 3-4 डेज से ना टाइम सेटल नहीं हो पा रहा था। सो वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग यार। सो लेनी तो ये वीडियो यूट्यूब पे ही है, लाइव, वैसे तो लाइव ही हो रही है बट अनलिस्टेड हो रही है, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट आप लोग को लिंक शेयर करता तो शायद आप लोग को एकदम से आप अपने किसी और काम में एंगेज होंगे, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, तो शायद लाइव ज्वाइन ना कर पाओ। तो मुझे लगा मेरे पास आज इवनिंग में टाइम है, तो क्यों ना इस टाइम को आप लोग के लिए यूटिलाइज किया जाए, सो दैट अब मैं फ्रेश चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 से ही अगली रिवीजन अपनी शुरू करेंगे। ओके, आई विल ट्राई कि कल आप लोग का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर दिया जाए विद रिवीजन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो मैंने ये अपनी रेगुलर क्लास वाले बच्चों को ग्रुप में डाली है। आप लोग को यूट्यूब फैमिली वाले बच्चों को बाद में वीडियो में अपलोड कर दूंगा, एंड देन आप लोग को वीडियो नंबर 2 ऑफ चैप्टर 10 दिख जाएगी। ओके बच्चों, अब इधर देखो। एक्चुअली अभी मैंने जस्ट जीआईएल सक्सेस बूस्टर बुक लॉन्च की है, तो उसके लिए थोड़ा सा रश है। तो मेरे को लग रहा था कि मैं ले लूंगा क्लास, बट मैं इवनिंग में नहीं ले पाया, तो आज मैं नाइट में ले रहा हूं क्लास। और अभी भी बच्चे अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप भी अपने जूनियर्स को जरूर बोलना जीआईएल सक्सेस बूस्टर के बारे में। एंड देन आवाज सही आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो चैप्टर नंबर 10 बच्चों, जल्दी जल्दी से मैं ओपन कर देता हूं एक बार। थोड़ा सा बस मुझे 1 मिनट दो, थोड़ा सा 1 मिनट। इधर देखो, जस्ट गिव मी सिंगल मिनट। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले ग्रुप में बोल दिया था, वरना क्लास में कल ही लेता आप लोगों की भी। एक मिनट, मैं कॉल तो कट ही करे जा रहा हूं। एक सेकंड दो, बस। और किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा। अब ये हमारा मी टाइम है। अब ये मेरा और मेरे फाइनल वाले प्यारे 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 फैमिली मेंबर्स का मी टाइम है। अभी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों 2 मिनट के लिए रुक जाइए आप। 2 मिनट का मतलब है 1 घंटे के लिए रुक जाइए, और मैं एक बार आप लोग की चैट देख लूं फटाफट से यार। 1 सेकंड रुको, अभी तक मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूं। आप लोग को आवाज ठीक आ रही है? अब इधर देखो सारे बच्चे, आओ बच्चों। सो चैप्टर नंबर 10 की हमने प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस, क्वेश्चन आयर या इंटरेक्शन थ्रू इंटरव्यू, उसमें 3 स्टेप, ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन, कंफर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, उसमें इन्वेंट्री वाले पॉइंट पढ़े थे, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ये सारे पढ़ लिए। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज आज ही क्लास में विल ट्राई कि हम कंप्लीट कर देंगे। ऑडिबल विजिबल, यस सर, यस सर, यस सर। आओ मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं जी। क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। पैसा ही पैसा आ रहा है। नलायकों, कुछ बचता नहीं है मुझे इस बुक में। सारा टेस्ट सीरीज में या टेस्ट सीरीज की चेकिंग करने में जो टाइम या चेक करवाऊंगा अपनी टीम से, और प्रिंटिंग कॉस्ट, कुरियर कॉस्ट में निकल जाता है। बट आई, मेरा ड्रीम है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम के साथ साथ जय जय सक्सेस बूस्टर बोलेगा। बस ये मेरा ड्रीम है, और भगवान ने, आप लोगों ने चाहा तो बहुत जल्दी।
हाँ मेरे आलोक, आलोक हीरे, अभी शुरू हुआ है, तुम्हारे बिना मैं शुरू कैसे कर सकता हूं आलोक? सर वॉइस इज स्लो। आलोक भाई मेरे माइक में है गड़बड़, और हाथ में माइक लेने से आवाज गूंजती है, वो मैं बाद में सुनता हूं तो दिक्कत आती है। अब मैंने दूसरा नया माइक, ये भी बिल्कुल न्यू माइक है, थर्ड या फोर्थ क्लास ले रहा हूँ, दूसरा नया माइक ऑर्डर कर दिया है, वो शायद दिवाली के चक्कर में लेट आएगा मेरा, ठीक है? तब तक बच्चों हमें इससे मैनेज करना होगा जी। ओके मेरे भाई, यार ये ना गूंजती आवाज इससे तो यार, पर चलो मैनेज करते हैं इसको भी। आइए, सो बच्चों हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, एक टॉपिक पढ़ रहे थे मास्टर चेकलिस्ट। ये भी एक तरह से ऑडिट टेक्निक का ही पार्ट है। ऑडिटर मास्टर चेकलिस्ट बनाएगा। क्यों बनाएगा? ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए चेकलिस्ट बनाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है जस्ट डाटा आया और चेक बॉक्स चेक लगा के छोड़ दिया ना, इसमें एनालिसिस एंड ऑल सब कुछ होता है। तो फटाफट से रीड, मैंने की पॉइंट्स आप लोग के लिए बना के दिए इसके। ऑडिट इज नॉट मेयर जस्ट गैदरिंग डाटा एंड चेकिंग बॉक्सेस, इट इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एनालाइजिंग द कलेक्टेड डाटा, जो डाटा है उसको एनालाइज करना, रिव्यू करना, एंड एविडेंस इंडिपेंडेंटली टू, और जो भी आया है उससे सबूत इकट्ठे करना इंडिपेंडेंटली, अनबाइस्डली सबूत बना के लेके आना। समझ में आ रहा है? The auditor must thoroughly assess the facts before submitting a report to the shareholder. जो ऑडिटर है बच्चों, वो थोरोली एसेस करेगा सारे फैक्ट्स को। कोई भी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देने से पहले ऑडिटर को पूरा पूरा थोरोली एनालाइज करना है, असेसमेंट करना है, रिव्यू करना है, तभी कोई भी रिपोर्ट सबमिट करेगा। शेयर होल्डर का मतलब है इंटेंडेड यूजर। तो जो भी लोग उस रिपोर्ट के यूजर्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट फाइल करेगा। अब जनरली जो ऑडिट चेकलिस्ट है बच्चों, वो इन इन हेडिंग्स के अंदर डिवाइडेड है, मतलब ये चीज ऑडिट चेकलिस्ट के अंदर इन इन पॉइंट के ऊपर ऑडिट चेकलिस्ट जरूर बनेगी, इन इन पॉइंट के ऊपर ऑडिट चेकलिस्ट जरूर बनेगी। मैं एक काम करूंगा, मैं ना बाद में, आप लोग अपना ईयरफोन्स वगैरह यूज करो, बाद में मैं सॉफ्टवेयर से इसकी आवाज को बढ़ा लूंगा एंड देन यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, ठीक है जी? तो ये पांच हेड के अंदर चेकलिस्ट बताई गई है कि इन पांच हेड के ऊपर ऑडिटर चेकलिस्ट को जरूर कवर करेगा। मतलब चेकलिस्ट के अंदर ये पांच हेडिंग जरूर कवर होगी। पहली हेडिंग बच्चों, एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला बच्चों मैंने? एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एक एंटिटी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, वो क्या क्या ऑपरेशन है और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है वो। मतलब ज्वाइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, एक ही कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ब्रांचेस कितनी है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, केएमपी कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, कॉम्पोजिशन मतलब कैसा है। देखिए, तो जिस चेकलिस्ट कंटेन, पहली हेडिंग क्या है बच्चों? एंटिटी के ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। दिस चेकलिस्ट कंटेन द मैटर्स रिलेटिंग टू, कौन कौन से मैटर्स? कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज ऑपरेशंस, लीगल स्टेटस, बताया ना कंपनी किन किन प्रोडक्ट में, किन किन सर्विसेज में, किन किन ऑपरेशंस में डील करती है, कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, कंपनी की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक कंपनी कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, एज पर एमओए ऑब्जेक्ट क्लोज से पता लगा लो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कंपनी की, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट क्या क्या है, फंडिंग कहां कहां से रेज कर रखी है, प्रोमोटर से डायरेक्टर्स की डिटेल्स, सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स की डिटेल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है तो उनकी डिटेल्स, सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ऑडिट पीरियड में, उनके सबकी डिटेल्स इसके अंदर डाली गई है। कस्टमर और रिसिपेंट कौन है आपके, बी टू बी होता है या फिर बी टू सी होता है, ये सारी बातें बच्चों। की मैनेजरियल पर्सन, क्या बोला? की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन है आपके यहां, फंक्शनल हेड्स कौन कौन है जो ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन उनको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ऑडिट कमेटी एंड इट्स स्कोप, ऑडिट कमेटी है भी कि नहीं है, और है तो उसके क्या स्कोप है, बिजनेस की कहां कहां लोकेशन है, कहां कहां सिचुएटेड है आपका बिजनेस, पिछले साल क्या ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन थी, वो सारी बातें इस पे डाल दी जाएगी। क्या मेरी बात से बच्चों को समझ में आ रही है? सो ये पहली हेडिंग बच्चों जो मास्टर चेकलिस्ट की डालेंगे, दैट इज एंटिटी के ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कम ऑन, एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है बच्चों? एंटिटी ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन।
आइए, ये कौन है भाई? तानिया, हेलो। वे नालायक, कोई डेजिग्नेशन कुछ नहीं होती, हेलो सर कुछ तो होगा भाई, हेलो। नालायक। सेकंड हेडिंग क्या है बच्चों मास्टर चेकलिस्ट की? पहली क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन एंड ओडीटी, ऑर्गेनाइज एंटिटी की ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस। सेकंड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? अच्छा, अब क्या है? हेलो आलोक, हाउ आर यू? क्या बात है आलोक। आलोक की भाई फैन फॉलोइंग बहुत है यार। आलोक की फैन फॉलोइंग बहुत है भाई दुनिया में। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बच्चों सेकंड हेडिंग क्या है मास्टर चेकलिस्ट? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या थी एंटिटी की, ओडीटी की, उसके बारे में। सर ये पक्का प्रेम है, नलायक हो। फाइनेंशियल ऑडिट, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट, इधर सुनो, तुम्हारा इस टाइम पे भी ध्यान इन चीजों में लगा पड़ा रहता है। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल ऑडिट में क्या क्या मतलब कह रहे, अगर कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो ये चेकलिस्ट में देंगे, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो ये वाले पॉइंट चेकलिस्ट के अंदर डालेंगे। ये और होगा, कभी भी दोनों नहीं होगा। अगर फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो चेकलिस्ट में ये डाल देंगे, नॉन फाइनेंशियल हो रहा है तो ये डाल देंगे। इधर देख लो, इधर आओ। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, वेबसाइट डिस्क्लोजर्स एंड रेगुलेटरी फाइलिंग्स, ये सारे के सारे बच्चों किसके अंदर आएंगे? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ऑडिट। अच्छा एक बात बताऊं, ये दोनों के लिए होने चाहिए वैसे तो, बट चलो फाइनेंशियल में डाल दिए। फॉर द फाइनेंशियल ऑडिट द टीम मस्ट अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए टीम क्या क्या चीज समझेगी? द फॉर्मेट रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है? लाइक वो टी वाली चलती है, कैसी बैलेंस शीट चलेगी, क्या फॉर्मेट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का फॉर्मेट आपने फॉलो किया कि नहीं किया? रिव्यू करेंगे चेंजेस, जो भी लो रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पे लग रहे हैं और आपने किस तरीके से बनाए हैं अपने, उनके बीच में कोई चेंजेस तो नहीं है, तो उन डेविएशंस, इस चेंजेस को बोलते हैं डेविएशंस। तो उन डेविएशंस को पता लगाना है बच्चों। इधर देखो, दे शुड ऑल्सो नोट न्यू अकाउंट हेड, और ये भी चेक करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे कोई नया अकाउंट हेड तो नहीं आ गया है। मान लो लिक्विड एसेट्स, कोई नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई नया हेड तो नहीं गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आ गया जो आपको बनाना चाहिए था, आपने बनाया नहीं, बताया। तो डेविएशंस क्या है, फॉर्मेट क्या है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिक्वायर्ड था, कोई नई हेडिंग तो नहीं आ गई है जिसके अंदर आप लोगों को इंफॉर्मेशन डालनी थी आपने ना डाली, और कहां कहां से पता चलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, वेबसाइट, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, इन सब जगहों से रिपोर्ट मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी ना। नॉन फाइनेंशियल ऑडिट में बच्चों क्या होगा? इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कहते हैं जो नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है नॉन फाइनेंशियल, ऑडिट टीम क्या ध्यान रखेगी? डिटेल्ड रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए अंडर लॉ एंड रेगुलेशंस, अलोंग विद प्रोसीजर्स क्या क्या फॉलो करने हैं। तो डिटेल्ड में क्या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, सारा एक ऑडिटर पता लगाएगा, देन ऑडिट टीम पता लगाएगी, देन ऑडिटर फिर रिव्यू करेगा, लिमिट्स, कोई लिमिटेशंस, कोई एलिजिबिलिटी, कोई क्राइटेरिया, अलग अलग डेट में अलग अलग क्राइटेरिया, तो जो आपको मीट आउट करना था, जैसे मान लो डिस्क्लोजर देना था, इतने से ऊपर जाएगा तो डिस्क्लोजर देना था, कोई क्राइटेरिया मीट आउट हो गया, कोई लिमिट, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीएसआर का ऑडिट करवाना था, ये करवाना था, तो वो चेक करेगा क्या वो नॉन फाइनेंशियल तो है, बट क्या वो पॉइंट को ट्रिगर कर दिया, और क्या कंपनी ने वो काम करवाया कि नहीं, क्या वो कर कंप्लायंस है। जैसे मान लो कंपनी को विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी थी, अगर इतने अमाउंट से टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल, अगर उतने से ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी को इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, बट अगर कंपनी नहीं करती तो ये किसका पार्ट होगा बच्चों? नॉन फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट होगा। मुझे यहां तक बता दो क्या फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, और उससे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या समझ में है? फटाफट से बता दो बच्चों, क्या वो समझ में आ रहा है? फटाफट से बताओ। फटाफट।
एक सेकेंड पढ़ता हूं आपका भी। आओ। आइए बच्चों, देखो। यस सर। आई। अरे कीर्ति भी आ गई। कीर्ति कैसी चल रही है पढ़ाई भाई? सारे बच्चे आइए। तो थर्ड मास्टर चेकलिस्ट की हेडिंग क्या होगी बच्चों? रेगुलेटरी, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या होगी बच्चों? लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली यार, जो जो लॉ, जो जो रेगुलेशन आपके लग रहे हैं उनके अंदर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो अंडर सेंट्रल लॉ। अच्छा देखो कैसे ये वेरी करता है कंपनी के नेचर पे, बिजनेस किस टाइप का कर रही है, कहां कहां काम कर रही है, लोकल, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉज, ये सारे वेरी करते हैं बच्चों। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, आपके टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर, नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। इसके ऊपर काफी हद तक लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? इधर देखो, फोर्थ हेडिंग, मैटर ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। बच्चों क्या बोला मैंने? फोर्थ हेडिंग, मैटर ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। फोर्थ हेडिंग मतलब मैटर ऑफ शेयर होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो बच्चों जो हमारा शेयर होल्डर और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स है उसकी भी एक चेकलिस्ट के अंदर डालेंगे हम लोग। द ऑडिट टीम शुड असेस हाउ मच शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक आर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं? किस लेवल तक शेयर होल्डर और पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा है कंपनी की एक्टिविटीज में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस हद तक इंटरेस्टेड है, कौन? शेयर होल्डर्स और पब्लिक। की फैक्टर क्या है बच्चों? पब्लिक डिपॉजिट, लोन। किन चीजों के बेस पे हम पता लगाएंगे कितने पब्लिक डिपॉजिट है, लोन, डिविडेंड, सीएसआर एक्टिविटी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मीडिया कवरेज। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी, इस चेकलिस्ट के अंदर क्वेश्चंस कवर होंगे। रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट, ऑब्वियसली यार, कि जो आपका कंट्रोल एनवायरमेंट आप बोल रहे हो मेकर चेकर रिलेशनशिप है। कोई भी पेमेंट एक बच्चा देता है तो जो एक ले रहा है उसके बाद अकाउंट में एंट्री हमारी शीट पे टीचर्स के जब भी चढ़ेंगे जब दूसरा बंदा वेरीफाई कर लेगा। तो जो मेकर चेकर रिलेशनशिप है, आप बोल रहे हो जहां मेरे सिस्टम्स रखे हैं, जहां मेरे सेटअप रखा है, जहां मेरे इंपोर्टेंट डाटा रखा है, वहां कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। तो जो भी कंट्रोल एनवायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ चेकलिस्ट आपको बना के दी जाएगी कि क्या वो सिक्योर है। देख लो, control environment refers to the conditions under which companies procedures are designed and operate. Audit team assess whether these controls are reliable and appropriate for the company size के हिसाब से। एक कैमरा लगा रखा है इतने बड़े रूम में, पता ही नहीं चलेगा उस कोने में जाके उसने क्या क्या गड़बड़ कर दिया, डाटा कहां से चुरा लिया। तो कह रहे क्या कंपनी के साइज, क्या ऑपरेशंस को देखते हुए क्या जो आपने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं क्या वो सही है, रिलायबल है, क्या अप्रोप्रिएट है। अब कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने के बाद इवेल्युएट करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस। देख लिया, अब चेक करेंगे वो इफेक्टिव है या नहीं। इफ देयर आर सीरियस कंसर्न कंट्रोल्स के अंदर तो रिपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई इसको ठीक करो। तो ये 5 चेकलिस्ट बच्चों यहां जरूरी है। समझ में आया? बोलो बच्चों, कम ऑन, जल्दी 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 से बताइए बच्चों। यस सर। चलो, ओ माय गॉड, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे जी सारे बच्चे। ये वर्किंग पेपर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आलोक की हरकतें ही देख रहा हूं बस मैं चैट में इस टाइम, यहां नलायक इंसान।
नहीं सर, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, तो कह रहा कॉल कर लिया करो भाई जब फ्री हो तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एक सेकंड दो मुझे, क्लास अपलोड हो रही है बच्चों की। एक सेकंड, आइए इधर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्कशीट। अच्छा, या तो वर्किंग पेपर बोल लो या ऑडिट फाइल बोल लो या वर्क फाइल बोल लो, एक ही बात है। सो जो भी ऑडिटर ने प्लानिंग की थी, प्लान बनाया था, जो भी ऑडिटर का ऑडिट एंगेजमेंट लेटर था, जो भी ऑडिटर ने फील्ड वर्क किया था, ये सारी चीजें ना डॉक्यूमेंट करनी है, रिकॉर्ड करनी है। क्यों करनी है रिकॉर्ड? क्योंकि कल को इसकी मदद से वो अपना कंक्लूजन बना पाएगा। ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये एविडेंसेस को रिकॉर्ड करता है और इनके बेस पर वो अपना ओपिनियन बोल लो, कंक्लूजन बोल लो, बना पाएगा ऑडिटर। और ये जो वर्किंग पेपर है, सपोर्ट करेंगे ऑडिटर को, बैक करेंगे ऑडिटर को, सपोर्ट करेंगे ऑडिटर को। क्या करने में बैक करेंगे? सपोर्ट करेंगे टू मेक ऑडिट ओपिनियन, पॉजिटिव नेगेटिव। कल को अगर सवाल उठा तो वो वर्किंग पेपर को एज अ सबूत यूज कर सकता है कि सर मैंने तो अपना काम शिद्दत से, ईमानदारी से किया था, ये कुछ कंपनी ने ही मेरे को गलत डॉक्यूमेंट दिए, तो मैं क्या कर सकता हूं। आ रही है मेरी बात समझ में सब बच्चों को? मेरे को तो अभी भी गर्मी लग रही है, इतना मौसम चेंज होने के बाद भी यार। द ऑडिट वर्किंग पेपर आर द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट है जो या तो ऑडिटर प्रिपेयर करता है या फिर कंपनी के थ्रू ऑब्टेन करता है, या तो खुद से फॉर्मूलाज लगा के बनाएगा या जो दिया होगा मुझे कंपनी ने, ऑडिटी ने, एंड इनको रिटेन करेगा ऑडिट के दौरान। आगे, इट कंटेन द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। क्या कहते हैं बच्चों? जो जो ऑडिटर ने काम किया है, मतलब सिर्फ ऑडिट प्लानिंग, प्रोग्राम, जो अप्रोच, जो टेक्निक, जो टेस्टिंग मेथड्स यूज किए थे, वो सब इसमें आएंगे। वर्किंग पेपर एक तरह से कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है दो चीजों में। जो आपको ऑडिट असाइनमेंट मिला था, जो आपने फील्ड वर्क किया है, और जो फाइनल रिपोर्ट है, इन सबको जोड़ता है। जो ऑडिट असाइनमेंट था, जो आपने फील्ड प्लान, प्रोग्राम, टेक्निक्स का यूज किया, एंड जो फाइनल रिपोर्ट बनाई, इन सबके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। आइए, इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ। तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर एक तरह से रिकॉर्ड बनाता है, बोला था ना रिकॉर्ड्स, किस चीज का? इट कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ, किस चीज का रिकॉर्ड्स? प्लानिंग एंड प्रिलिमिनरी सर्वेज। इट कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रिलिमिनरी सर्वे। प्लानिंग करना और प्रिलिमिनरी सर्वे करना ऑडिट प्रोग्राम्स का, प्रोसीजर्स का, फील्ड वर्क का, इन सारी चीजों का। क्या क्या आपने प्लानिंग की? याद है लास्ट क्लास में बताया था, इसी में रिवीजन में, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस, प्रोग्राम्स क्या बनाए, प्रोसीजर्स क्या बनाए, फील्ड वर्क क्या था, फाइंडिंग्स क्या आई थी, डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड यहां रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सो वर्किंग पेपर जो होता है बच्चों, एक तरह से उसके बेस पर वो क्या करता है, ऑडिटर अपना कंक्लूजन बनाता है एंड रीजंस भी बताता है क्यों ऑडिटर ने ये कंक्लूजन बनाया। तो ये सारे रीजंस, ये सारे डॉक्यूमेंट इसका पार्ट होंगे वर्किंग पेपर का। तो जो वर्किंग पेपर है वो क्या करता है? सपोर्ट, आर यूज टू सपोर्ट, बोला था ना ऊपर, ये सपोर्ट करेगा ऑडिट वर्क को, जो भी ऑडिटर ने किया, और एश्योर करेगा दैट ऑडिट जो हमने किया है वो इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किया गया है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स किया गया है, यानी सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा किया गया है।
Working paper includes all the evidence gathered by the auditor indicating what work has been done by him and the procedure. वही बात आ रही है, ऑडिट वर्किंग पेपर बताता है कि किसने क्या काम किया है एंड क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, एंड ऑल्सो इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन देता है किस चीज की, वेदर ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान, क्या ऑडिट हमने प्रॉपरली कर लिया था, ऑडिट वॉज कैरिड आउट, क्या ऑडिट प्रॉपरली किया था, प्लान किया था, परफॉर्म किया था, क्या सुपरवाइज किया था काम, क्या रिव्यू अप्रोप्रिएटली किया था, क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट सबूत है जिसके बेस पर आपने अपना ओपिनियन बनाया। ये सारी चीजें बच्चों इसके अंदर बताई जाएंगी। क्या समझ में आ गया? थोड़ा सा जल्दी यार, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। सो बच्चों एक केस स्टडी आई। अच्छा इसमें एक पॉइंट मैंने स्किप किया है, आप अपनी बुक से, रेगुलर बुक से पढ़ सकते हो, क्रॉस रेफरेंसिंग और एक रिटेंशन वाला भी पॉइंट। सो वर्किंग पेपर के अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग भी होगी। लाइक अभी एक एग्जांपल बताता हूं। ड्यूरिंग एन ऑडिट ऑडिटर नोटिस्ड एक 10 लाख रुपए की पेमेंट थी जो कंपनी के अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में दिख रही थी, बट कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रही थी। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कुछ और नाम से थी और बैंक में किसी और नाम से ट्रांसफर की गई थी। तो ऑडिटर ने कुछ स्टेप्स देखे, यानी क्रॉस रेफरेंस किया अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, बैंक रिकॉर्ड को और वाउचर्स को। ऑडिटर कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट विद द कंपनी चेक रजिस्टर। तो जो कंपनी का चेक रजिस्टर है, किसके नाम से चेक गया था, बैंक स्टेटमेंट में ये, और चेक किसके नाम का बना है, इन सबको ट्रेस किया। देन वेरीफाई किया, क्या पाया उसने, चेक वॉज इश्यूड फॉर करेक्ट पर्पस। सर जो पर्पस उन्होंने अकाउंट में लगाया, एक्चुअली चेक तो उसी पर्पस के लिए इशू हुआ था, बट गलती से अकाउंटिंग सिस्टम में गलत रिकॉर्ड हो गया। चेक तो उसी वेंडर को गया जिससे मैंने अपना माइक मंगवाया था, बट गलती से मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो क्या रिकॉर्ड कर दिया, कैमरे के लिए रिकॉर्ड कर दिया। तो ये गलती है, वैसे पेमेंट तो एक्चुअली में गई है, बस एंट्री गलत पास हो गई। रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, चेक, इनवॉइसेस, उन्होंने इनवॉइस चेक किए, वाउचर्स, परचेज ऑर्डर चेक किया, एंड पाया ये माइक के लिए पेमेंट की थी, वो गलती से पेमेंट कैमरे के लिए लिखी गई। तो कोई ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कभी ढूंढो माइक कैमरा का है। सो ऑडिटर के कहने पे अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट की गई, एंट्री सही तरीके से करेक्टली पास की गई। फाइनली क्रॉस रेफरेंसिंग टेक्निक का यूज करके ऑडिटर ने डिटेक्ट कर दिया डिस्क्रिपेंसीज अकाउंट के अंदर, एंड ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट और कंप्लीट बना दिया। मुझे फटाफट बता दो क्या हेडिंग नंबर 2। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट रहता है इसमें, जो वर्किंग पेपर है बच्चों, उसकी 3 फाइलें बनाई गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। वर्किंग पेपर तो पूरा है ही है, ये 3 फाइलें भी बहुत इंपोर्टेंट है। स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर्स, ये ना कुछ वर्किंग पेपर की 3 फाइलें बनाई गई हैं एटलीस्ट। ये 3 तरीके से वर्किंग पेपर डिवाइड होगा। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल फाइल, और उसके साथ में पढ़ेंगे मिला के फ्यूचर ऑडिट कंसीडरेशन। पहला जनरल फाइल, फ्यूचर ऑडिट कंसीडरेशन, फिर ये पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत इजी किया मैंने। जनरल मींस जिसमें डिटेल की इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस फेजेस, प्लानिंग फेज, सारी इंफॉर्मेशन हर फेजेस की, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, हर फेज की इंफॉर्मेशन, बोला ना की इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। ड्राफ्ट एंड फाइनल रिपोर्ट भी इसमें आ जाएगी। ऑडिट रिस्पॉन्स क्या आया था, मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वो भी इसके अंदर आ जाए। तो बोल तो ड्राफ्ट और फाइनल रिपोर्ट, जो मैंने मैनेजमेंट के सामने ड्राफ्ट रिपोर्ट रखी उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, सारे फेजेस की, हर फेज की, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, रिपोर्टिंग फेज, जो जो आपने काम किए, कमेंट क्या आया। अच्छा ये ध्यान से सुनना, कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट, तो 4 फेजेस बताए, प्लानिंग, रिपोर्टिंग एक तरह से, प्रोग्राम, या कमेंट, जो भी कमेंट आए वो नेक्स्ट ऑडिट के लिए कहां यूज होंगे। समझ में आ रहा है सब बच्चों को, नेक्स्ट ऑडिट के लिए कहां यूज होंगे, यहां। और अभी आएगी कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट को ही पढ़ेंगे। These should be included in the comment for the next audit section. तो जो फ्यूचर ऑडिट के लिए क्या रिकमेंडेशन जा रही है, क्या आइडियाज हैं जो फ्यूचर में ध्यान रखना है ऑडिटर को, वो नेक्स्ट ऑडिट के कमेंट वाले सेक्शन में आएगा, जिससे कि ऑडिटर अपनी क्वालिटी ऑफ द ऑडिट को इंप्रूव कर पाएगा फ्यूचर में। बच्चों यहां तो ओनली की चीजें डाली थी, यहां डिटेल्ड में डाला जाएगा। कुल मिला के यहां समरी, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें डाल दो यहां डिटेल्ड में। वर्क पेपर फाइल के अंदर बच्चों डिटेल्ड में आएगा, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, डिटेल्ड ऑडिट वर्किंग पेपर्स। समझ में आ रहा है?
ठीक है। डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड डिटेल्ड ऑडिट स्टेप्स ऑफ द ऑडिट वर्क। तो क्या क्या डिटेल्ड में ऑडिट स्टेप्स लिए, किसने क्या काम किया, कब किया, जो भी फील्ड वर्क आपने परफॉर्म किया है, इंटरव्यू लिए हैं, चेकलिस्ट बनाई थी, क्वेश्चन बनाए थे, वो सारी चीजें इसके अंदर आउटलाइन की जाएंगी। एक तरह से ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्क पेपर फाइल का मतलब ऑडिट प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो जो जो ऑडिट प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं उन सबके ऊपर क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो सारी चीज डिटेल में डालना। कहां डालेंगे, वर्क पेपर फाइल के। सो तीन तरीके की फाइल स्टैंडर्ड सेट ऑफ वर्किंग पेपर का पार्ट बनेगी बच्चों। ये स्टैंडर्ड है बच्चों, ये तो बनाना ही, इस फॉर्म में तो डिवाइड करना ही करना पड़ेगा वर्किंग पेपर को। जनरल फाइल जिसमें सारे फेजेस की इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा फेज, प्लानिंग फेज, रिपोर्टिंग फेज, ऑडिट प्रोग्राम्स, कमेंट फॉर द नेक्स्ट ऑडिट। जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो वर्किंग पेपर के नाम से जाना जाएगा। एंड लास्ट जो भी फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट्स है, फ्यूचर के लिए चेंजेस करना है, इंप्रूवमेंट करना है, वो कौन से हेड में आएगा, कमेंट फॉर फ्यूचर ऑडिट, मतलब फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन। फटाफट से मुझे सारे बच्चे एक बार जवाब दो कि यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। फटाफट से बच्चों, कम ऑन बच्चों सारे, कम ऑन। जल्दी से। जल्दी से। चलो इधर ध्यान दो सारा बच्चों। नाउ ये तो हेडिंग यार फुद्दू सी है, इस हेडिंग में तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली में भी नहीं है यार। बड़ा तेज बोलना पड़ रहा है, पता माइक की कम आवाज की वजह से बहुत तेज बोलना पड़ रहा है यार। पता नहीं कब आएगा वो माइक यार, बड़ा परेशान कर दिया मेरे को इस माइक ने। मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर कैंसिल करके फिजिकली जाके ले आऊं यार। एक्चुअली पीतमपुरा जाने का टाइम नहीं लग रहा है, इसका ना पीतमपुरा स्टोर है, लक्ष्मी नगर से मैं लेके आया, वो डुप्लीकेट दे दिया था लास्ट टाइम, वो आते खराब होगा क्योंकि गारंटी भी नहीं थी। मुझे लगा सस्ता मिल गया, अच्छा होगा, मैं लेके गया तो कह रहे थे इससे वो गारंटी नहीं है, चाइनीज है। इधर सुनो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट एंड कॉर्पोरेट एक्शंस। सो ऑडिटर क्या करेगा, मटेरियल इवेंट या कुछ कॉर्पोरेट एक्शन मींस कोई बायबैक, कोई डीमर्जर, मर्जर, टेक ओवर, कुछ बड़ा हुआ होगा या कोई इवेंट, कोई एक्शन हुआ तो उनको पता लगाएगा ऑडिटर। तो आइडेंटिफाई करना ऑडिटर को बच्चों, देखो क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग के टाइम पर ऑडिटर वेरियस फाइलिंग्स, जो भी स्टेट्यूटरी बॉडीज को हमने हर फाइलिंग की होंगी, कंपनी के अफेयर्स को समझने के लिए उनको पड़ेगा, और वेरियस वेरियस मटेरियल इवेंट और एक्शंस को ध्यान देगा। अब वो क्या क्या हो सकते हैं मटेरियल इवेंट और एक्शंस, देखिए लाइक कोई एक्विजिशन हुई है, इंक्लूडिंग अभी एग्रीमेंट हुआ एक्वायर करने का, एक्वायर इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ एक्वायर, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर, फोर फीचर किया कंपनी ने, रिवाइज रेटिंग के अंदर रिवीजन एक्ट, क्राइसिल, इकरा जो रेटिंग देती है बच्चों। आउटकम ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मान लो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उसमें क्या आउटकम आया बच्चों, डिविडेंड अनाउंस किया है, बोनस अनाउंस किया है, कैश बोनस, कैंसिलेशन किया डिविडेंड को विद रीजंस, बायबैक का डिसीजन लिया है, फंड रेजिंग करने का डिसीजन लिया है, कैपिटल को इंक्रीज किया है थ्रू बोनस शेयर्स, फाइनेंशियल रिजल्ट से लेके आए, वॉलंटरी डिलिस्टिंग का प्रपोजल रखा है, तो ऐसी बोर्ड मीटिंग को भी एक मटेरियल इवेंट माना गया है। तो ऑडिटर इस बोर्ड मीटिंग को भी ध्यान रखेगा। और किन किन पॉइंट को प्लानिंग के टाइम पर ऑडिटर को ध्यान रखना है बच्चों, एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, पढ़ा था ड्राफ्टिंग में, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट, फ्रॉड या डिफॉल्ट किया प्रमोटर ने, केएमपी ने, और वो अरेस्ट हुए, डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, केएमपी चेंज हुए हैं, ऑडिटर चेंज हुआ है, कंप्लायंस ऑफिसर चेंज हुआ है, एमओए के अंदर अमेंडमेंट आई है, कोई अमेंसमेंट या पोस्टपोन हुआ आपका कमेंसमेंट डेट ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन ऑफ द डेट ऑफ द प्रोडक्शन,
बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है या कोई एक यूनिट डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, फोर्स मेजर या स्ट्राइक लॉकआउट की वजह से आपको पूरा का पूरा बिजनेस या कोई एक यूनिट या उसका कोई डिवीजन डिस्टर्ब हुआ है, चेंजेस जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आए होंगे, लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट, कोई रेगुलेटरी एक्शन हमारे अगेंस्ट हुआ है, ईसोप ईस्पा स्कीम अगर कंपनी ने इशू की है, कोई इंडेमनिटी गारंटी श्योरिटी अगर कंपनी ने थर्ड पार्टी के लिए इशू की है, तो बच्चों ये सारे इवेंट को मटेरियल माना जाएगा, कॉर्पोरेट एक्शंस को इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ऑडिटर प्लानिंग फेज पर इनको समझेगा और इनका इंपैक्ट चेक करेगा। समझ में आ गया? फटाफट से बच्चों मुझे बता दो क्या डन है सब बच्चों को? डन है जी? ओ बच्चों कम ऑन, कुछ भी तो नहीं रहा बच्चों चैप्टर में। ये टेस्टिंग, अच्छा ये ना दो तरीके की टेस्टिंग सिलेबस में दी गई है, तीन चीजें सिलेबस में है। मैंने आपको रेगुलर क्लास के टाइम पे भी बताई थी और आज फिर से बता रहा हूं। एक तो प्रिंसिपल, और स्टार्टिंग में भी बताई थी बच्चों लास्ट क्लास में। प्रिंसिपल्स हैं वो आपने पढ़े थे 9 प्रिंसिपल्स। टेक्निक्स है, पढ़ी थी 10 टेक्निक्स, ऑल्दो और भी टेक्निक्स थी उसके बाद, क्वेश्चन आयर चेकलिस्ट वगैरह की टेक्निक्स पढ़ी थी। और लास्ट चीज क्या है बच्चों? टेस्टिंग। नाउ ऑडिटर फाइनल टेस्ट करेगा, चेक करेगा। अब ये टेस्टिंग मेथड जो है ऑडिट प्रोसीजर्स के टाइम पर यूज करेगा, ये ना दो जगह बताएगा। एक तो जनरल है टेस्टिंग मेथड्स, और एक जो टेस्टिंग अगली हेडिंग आएगी इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग आएगी। किसको टेस्ट करना? इंटरनल कंट्रोल्स को। ये नहीं है। हेडिंग नंबर 12 आएगी बच्चों इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सो इसका मैंने एक पॉइंट स्किप किया है, वो रेगुलर बुक में होता है। यहां सेम पॉइंट, ये पांचों के पांचों टेस्टिंग मेथड्स, आप अपने रिवीजन नोट्स में कभी बोलो सर ने छोड़ दिया, वो पांचों टेस्टिंग मेथड्स एज इट इज इंटरनल कंट्रोल वाले यहां आप लिख देना पेपर में अगर क्वेश्चन है, जो कि आ चुका है पेपर यहां। यस, 5 टाइप ऑफ टेस्टिंग। बच्चों पहला जो मेथड है टेस्टिंग का बहुत मजेदार, इधर आ जाओ डायरेक्ट 5 टेस्टिंग मेथड्स को आ जाओ डायरेक्ट, ये पढ़ेंगे। पहला मेथड क्या है बच्चों 5 टेस्टिंग का? इंक्वायरी। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। आप है ना डॉक्यूमेंट्स की ये ना फिजिकल इंक्वायरी करोगे। किससे? जो कंपनी के स्टाफ हैं, लाइक मैनेजर, अकाउंटेंट है, ऑडिटर उनसे क्वेश्चन पूछेगा। इंक्वायरी मींस फिजिकली जाके इंक्वायरी करना, इंटरव्यू टाइप, फॉर्मल इनफॉर्मल, वहां के अंदर के स्टाफ से कुछ क्वेश्चंस पूछना, चेक करना कि क्या चीज सारी चीज सही है जो कंपनी ने मुझे बोली थी। बट ये जो मेथड है ना बड़ी लिमिटेशंस होती है इसमें। अगर मान लो स्टाफ ने हमें ऑनेस्ट आंसर नहीं दिया, एक्यूरेट आंसर नहीं दिया, तो मेरा जो प्लानिंग होगी वो सारी बिगड़ जाएगी। सो जो बड़ी वीकर फॉर्म ऑफ एविडेंस माना गया है इंक्वायरी मींस। इंक्वायरी मेथड मींस कंपनी के स्टाफ से क्वेश्चंस पूछना, बट ये काफी हद तक डिपेंड करता है रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन। अगर वो ऑनेस्ट है तो, अगर उसकी बात एक्यूरेट है, आंसर सही है, तो ही मेरे जो सबूत होंगे वो सही होंगे, अदरवाइज खत्म। सो ऑडिटर को कोई दूसरा प्लान जरूर बना लेना है। ये कोई स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट नहीं माना जाता। प्लान बी जरूर होना चाहिए जो इसके साथ क्रॉस वेरीफाई करे। याद है ना इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन? याद है टेक्निक्स में मैंने दो साथ मिला के पढ़ाई थी, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। सो इंक्वायरी अपने आप में कभी भी एक संपूर्ण मेथड नहीं माना जाता। इंक्वायरी कभी भी अपने आप में एक संपूर्ण मेथड नहीं माना जाता बच्चों। आइए, सेकंड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। बच्चों यहां ना मैं फिजिकली नहीं जा रहा हूं, यहां भी फिजिकली जाऊंगा। पहले वाले में क्या था, मैं वहां से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जाके आस्क कर रहा हूं क्वेश्चंस, बट यहां मैं ऑब्जर्व करूंगा। दो चीज हो सकती है। ट्रेडिशनली तो क्या चलता था, मैं फिजिकली जाऊंगा, बट आज फिजिकली ना जाके मैं अपने यहां बैठ के, होता है ना एनी डेस्क पे लेके कैमरा ऑन करवा के भी चेक कर सकता हूं कि जैसा बोल रहे हो क्या उस तरीके से काम हो रहा है वहां। सो ऑब्जर्वेशन मींस मैं पर्सनली उन चीजों को देखूं जो कंट्रोल्स के आपने वादे किए थे। वन इजी एंड इफेक्टिव टेस्टिंग मेथड इज ऑब्जर्वेशन, where the auditor watch how task and procedure are done to make sure everything is working as it is. It is useful when there is no written proof of process. जनरली ये मेथड जब यूजफुल होता है जब कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, कंपनी ने आपको कोई रिटर्न प्रूफ नहीं दिया, तब इस मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ओनर सेज इंपोर्टेंट रिकॉर्ड आर केप्ट लॉक्ड रूम, द ऑडिटर विल वॉच समवन अनलॉक द ड्रॉर टू कंफर्म दिस। ऑडिटर जाके ऑब्जर्व कर रहा है क्या कोई भी इंसान ड्रॉर को खोल सकता है। एंड ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी डन रिमोटली। अगर भाई साहब कोई भी खोल रहा है तो कोई कोई आपका वादा सही नहीं है, एश्योरेंस सही नहीं है, गलत है। और रिमोटली मतलब दूर बैठ के भी देख सकता है, लाइक थर्मोसेट। एक तरह से मान लो
एनी पे चेक कर देगा आपकी सिस्टम की हेल्थ क्या है। आप बोल रहे हो i7 सिस्टम है, मेरा सिस्टम के आसपास कूलिंग बहुत रहती है, वो हीट नहीं करता, कभी भी सिस्टम खराब होने के चांसेस ही नहीं है, तो वो एक बार थर्मोसेट से, एक बैरोमीटर होता है चेक करने का, एक एक टेम्परेचर एक होता है, जैसे थर्मोमीटर होता है वैसे होता है, उसे चेक करेगा कि क्या आपका आईटी सिस्टम बढ़िया है कि नहीं है। थर्ड बच्चों, इंस्पेक्शन बोल लो एग्जामिनेशन, यहां फिजिकल नहीं होता, यहां डॉक्यूमेंट्स का होता है। यहां क्या होता है बच्चों, जो डॉक्यूमेंट, जो रिकॉर्ड, जो एविडेंस मेरे सामने आए, उनको मैं एक बार क्या करूंगा, चेक करूंगा। इंस्पेक्शन मेथड मींस ऑडिटर रिव्यू करेगा किसको, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में फर्क होता है। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, फिजिकल एविडेंस टू चेक इफ द कंट्रोल आर बीइंग फॉलोड प्रॉपर्ली एंड कंसिस्टेंटली, क्या कंट्रोल्स प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है। इट हेल्प्स टू कंफर्म दैट द राइट प्रोसीजर्स आर इन प्लेस एंड वर्किंग इफेक्टिवली, ये इंश्योर करेगा कि सही चीज सही जगह लगाई गई और इफेक्टिव है। दैट इज रेगुलरली बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको देखना। आपने सर कंपनी लॉ में लिखा है रेगुलर बैकअप या ऑल्टरनेट डेज पे बैकअप होना चाहिए, तो एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना कि क्या रेगुलर बैकअप है, डेट वाइज बैकअप बन रहा है, खत्म बात। 3 पॉइंट हो गए बच्चों, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन। चौथा बहुत प्यारा बच्चों, रीपरफॉर्मेंस, इसको रिकैलकुलेशन भी लिख सकते हो। अभी मैं कोई मैसेज को देख ही नहीं रहा हूं, आ रहे हैं बार बार मैसेज, बट मैंने कहा बच्चों को एक बार पहले निपटवा देता हूं यार। रिकैलकुलेशन मींस, मान लो आपने कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज किया जिसमें ना जीएसटी अपने आप लग जाता है आपके प्रोडक्ट पे, आप बोलो सर हमारा जीएसटी प्रॉपर कट जाता है, मैं कह रहा हूं एक बार दिखा मुझे। मैंने कोई 5-10 फॉर्मूला एक लिस्ट लेके आऊं जिसका मैनुअल मैंने आपके सॉफ्टवेयर में डाला, और जैसी कैलकुलेशन मैंने मैनुअल बैठ के की, वी रिकैलकुलेट करना कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो सही रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। रीपरफॉर्मेंस, ऑडिटर मैनुअली एग्जीक्यूट द कंट्रोल्स, बोला था ना, टास्क या कैलकुलेट देमसेल्फ, लाइक रीडूइंग ए कैलकुलेशन दैट इज एक्चुअली यूजुअली डन ऑटोमेटिकली। तो जो ऑटोमेटिकली होती है उसको एक बार खुद से चेक करके देखना। ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है ऑडिटर के वर्कलोड को करने के लिए, कम करने के लिए, एंड हेल्प करता है कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, रिलायबल है, आप उस पर भरोसा करके उस सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट है उसको रिलाय कर सकते हो। कंप्यूटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं टेक्निक में, जब डाटा बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, तो आप क्या करोगे, लाइक लेजर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, तो उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके उन्हीं के अंदर फॉर्मूलाज लगा के आप चेक कर सकते हो कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। मान लो आपने लिख रखा मेरे पास 10 लाख की पेमेंट आई, 10,000 बुक सेल हो गई, तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं कोई बच्चे की डबल डबल एंट्रीज तो नहीं पास हो रही है। तो एक तरह से जब स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटा ज्यादा होता है, एक्सेल शीट में होता है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करके हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या सही तरीके से चेक हुआ है, कोई डुप्लीकेसी, कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं है। समझ में आ गया। तो 5 टेस्टिंग मेथड्स बच्चों, पहला इंक्वायरी, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन, चौथा रीपरफॉर्मेंस से रिकैलकुलेशन, पांचवा कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। फटाफट से मुझे सारे बच्चे आंसर दे दो, क्या सबको समझ में आ रहा है, बता दो फटाफट। फटाफट से सारे बच्चे। फटाफट। फटाफट से बच्चों। अब इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट एक ही बात है वैसे तो करना, बट जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उनको भी टेस्ट करना जरूरी होता है। लाइक जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बताता है कि काम कैसे कर रहा है, बिजनेस कैसे कंटिन्यू करेगा, बिजनेस को फ्रॉड से बचाते हैं, बिजनेस के अंदर इंटीग्रिटी लेके आते हैं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक्यूरेसी लेके आते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया बच्चों।
आइए बच्चों, यस सर। चलो आगे तुम्हारे मैसेज। आलोक चला जाता है, पता है, हर बार थोड़ी देर के लिए आता है आलोक, शक्ल दिखाने के लिए, फिर चला जाता है आलोक। आलोक थक जाता है, बच्चा है वो। है आलोक, सो जाता है आलोक बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में। आओ, आलोक बड़ा मेहनती बच्चा है। एक टेस्ट ऑफ इंटर कंट्रोल क्या है? टेस्ट का मतलब इन सारी चीजों को इवेल्युएट करना कि क्या जो कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं वो सही है, क्या ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं। सो इट इज यूजुअली डन ड्यूरिंग एन ऑडिट और इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते टाइम या ऑडिट की प्लानिंग प्रोसीजर्स प्रोग्राम बनाते टाइम पर काम आता है। पर्पस क्या होता है इंटर कंट्रोल टेस्टिंग का? टू सी कि जो कंट्रोल्स है क्या वो प्रॉपरली डिटेक्ट करें, क्या है, क्या प्रॉपरली प्रिवेंट कर रहे हैं। जो हमारे कंट्रोल्स है क्या वो डिटेक्ट कर रहे हैं, हमने नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो फ्रॉड को, मटेरियल एरर को, मिस स्टेटमेंट को, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर है, क्या उनको प्रॉपरली डिटेक्ट और क्या प्रॉपरली प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो जो कंट्रोल्स है इनको टेस्ट करने का मतलब पर्पस क्या है? ये चेक करना कि जो हमारे कंट्रोल्स है क्या एक्चुअली में देख पा रहे हैं, क्या फ्रॉड को, चोरी होने को वहां से रोक पा रहे हैं, क्या एक्चुअली में देख रहे हैं कौन पर्सन यहां से डाटा पेनड्राइव में लेके जा रहा है। टेस्टिंग रिवील्स व्हाट सिचुएशन द कंपनीज। जो टेस्टिंग से ना एक्चुअल सिचुएशन पता चल जाएगी, लाइक कंपनी के अंदर जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिव है तो रिस्क लो होगा, अगर वो वल्नरेबल है, इनइफेक्टिव है, तो रिस्क ज्यादा होगा। समझ में आ गया? हाई द रिस्क, हाई द ऑडिट टेस्टिंग, तो ज्यादा टेस्टिंग यूज करनी पड़ेगी। ओके बच्चे, बच्चों ठीक है। दो पर्पस होते हैं, ये ना मैंने लैंग्वेज चेंज किया, देखो मैंने रेड कर दिया इसको। आपकी ना रेगुलर बुक में थोड़ी सी इस पॉइंट की लैंग्वेज गंदी है, तो मैंने इसकी लैंग्वेज इजी की है। आप सारे बच्चे इस लैंग्वेज को रेगुलर क्लास वाली बुक में काट के ठीक कर लेना। मेनली दो पर्पस होते हैं बच्चों इंटर कंट्रोल टेस्टिंग करने के। पहला, एक तो ये मेन ऑडिट की लेंथ को छोटा कर देता है। अगर इंटर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ऑडिटर ना फालतू फंड के बड़े बड़े टेस्टिंग मेथड्स यूज ना भी करे, बड़ी बड़ी टेक्निक्स, मल्टीपल टेक्निक्स का यूज ना भी करे तो काम चल जाएगा। कंट्रोल स्ट्रॉन्ग तो रिस्क कम हो जाएगा, और ऑडिट जो है, ऑडिट का प्रोसीजर जो है वो कम में भी काम चल जाएगा। देख लो, if the test shows that the inter control work well, can prevent error or fraud, the auditor may not need to do extra audit procedures। थोड़े बहुत प्रोसीजर से काम चल जाएगा। मैंने लैंग्वेज बहुत प्यारी बनाई है। और एक पॉइंट जो आपको रेगुलरली समझ में आने में दिक्कत होती थी, टू प्रोवाइड एडिशनल ऑडिट एविडेंस। सर अगर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ना ऑडिटर के पास एक और एडिशनल एविडेंस आ जाता है अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। when the other audit tests do not give enough proof on their own, control testing helps to show that the company is following proper procedure and is compliant। तो एक तरह से हम इसको एज अ एडिशनल सोर्स ऑफ एविडेंस की तरीके से भी इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग की रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग की रिपोर्ट को आप एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। लीजिए, केस स्टडी आ गई बच्चों। हुआ क्या, ये मैंने बहुत ल्यूसिड कर दी केस स्टडी, बुक में काफी बड़ी है, मैंने उतना ही कंटेंट लिख दिया जितना आपको एक्चुअली में पेपर में लिखना है। एक एक्सटर्नल ऑडिटर ने रिव्यू किया कंपनी का, एक रिटेल कंपनी थी, रिटेल इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी का काम था। फाउंड सेवरल एरर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें मिली। वन एम्प्लॉय हैंडल टू मैनी की, क्या क्या प्रॉब्लम मिली? एक एम्प्लॉय है जो बहुत सारे टास्क को हैंडल करता है, वही अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, वही पैसा ले रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड्स भी वही कर रहा है, पुअरली डॉक्यूमेंटेड, कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, एक हफ्ते की एक बार में कर रहे हैं। एंड नो रेगुलर इन्वेंट्री चेक वर डन, रेगुलरली इन्वेंट्री चेक भी नहीं देख रहे कितना माल पड़ा है, कितना खत्म हो चुका है। तीन चीजें पकड़ी, क्या क्या? एक ही इंसान ज्यादा काम कर रहा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स पुअरली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली इन्वेंट्री भी चेक नहीं कर रहे। बिकॉज ऑफ दीज वीकनेस द ऑडिटर कुड नॉट रिलाई ऑन द कंपनीज कंट्रोल। इन वीकनेस की वजह से ऑडिटर क्या नहीं कर रहा, रिलाई भी नहीं कर रहा है। ऑडिटर ढंग से रिलाई भी नहीं कर पा रहा कंपनी के कंट्रोल्स के ऊपर। आफ्टर द ऑडिटर रिपोर्टेड दीज इश्यूज, मैनेजमेंट टुक एक्शन बाय सेपरेटिंग ड्यूटीज। पहला एक्शन क्या लिया बच्चों? इनकी ड्यूटीज को सेपरेट किया, एक इंसान पे ज्यादा काम नहीं दिया। दूसरा, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन डाली, प्रोसीजर फॉलो किया रिकॉर्ड करने का, एंड स्टार्ट करेगा रेगुलर इन्वेंट्री चेक करना। आ रहा है सब बच्चों को समझ? रेगुलर इन्वेंट्री चेक करना। व्हेन द ऑडिटर चेक अगेन, जब ऑडिटर ने दोबारा से चेक किया,
द न्यू कंट्रोल्स फाउंड इफेक्टिव, तो जो मैनेजमेंट ने नए कंट्रोल्स किए थे वो इफेक्टिव पाए गए। एंड ये केस अपने आप में शो करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग है वो एसेंशियल है एरर्स को, फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में, और एक अच्छी इंश्योर करना कि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी ने की है, समय रहते आप चेक कर पाओगे। समझ में आया बच्चों? ओ भाई साहब 3 टॉपिक रह गए। एक ना टॉपिक मैंने बीच में से स्किप किया बच्चों, प्लीज मैं बता रहा हूं यूट्यूब पे, वो अपने आप से सेल्फ रीड कर लेना। सब्सटेंटिव टेस्टिंग बहुत इजी सा टॉपिक था, मैंने बीच में से वो टॉपिक स्किप कर दिया। सब्सटेंटिव टेस्टिंग, जब कंपनी क्लेम करती है, असर्शंस करती है हम बहुत बढ़िया है, हमने सारे कंप्लायंस किए, तो कंपनी अपना खुद का एक सब्सटेंटिव टेस्टिंग करवा लेती है एनुअल बेसिस पे खुद की। नाउ सैंपलिंग बच्चों मोस्ट प्यारा सा टॉपिक है। जब आप पूरा डाटा चेक ना करके, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता बच्चों हर एक डाटा को चेक करना, ड्यू टू टाइम कांस्टेंट, ड्यू टू मनी कांस्टेंट, एफर्ट्स इतने ले सकते, रिसोर्सेज नहीं है, टीम इतनी बड़ी नहीं होती। तो एक ये टूल है, एक इन्वेस्टिगेटिव टूल है। आप 100% डाटा को ना भी चेक करके फिर भी 100% डाटा के लिए आप एश्योरेंस दे सकते हो। तो एक अप्रूव्ड टूल है। यस, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है, आप वो चेक ना करके रैंडमली कोई भी 100 ट्रांजेक्शन उठा लो, रैंडमली कोई भी उसको चेक कर लो। तो ये तो है बच्चों सिस्टमेटिक ऑडिट सैंपलिंग, रैंडम कोई भी उठा लेना, कोई जजमेंट, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो 10 का मल्टीपल है वही आएगा, या 50, 55, 100, 5 का मल्टीपल, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी रैंडम ट्रांजेक्शन उठा ली, बट याद रखना सैंपल का जो साइज होगा वो बहुत मैटर करता है। जो सैंपल का साइज होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज्यादा है, इंटर कंट्रोल सिस्टम वीक है, मटेरियलिटी ज्यादा है, मटेरियलिटी पॉलिसी आपकी हार्ड है, तो आपको सैंपल का साइज बड़ा लेना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग है, इंटर कंट्रोल रिस्क कम है, तो मटेरियल सैंपल का साइज छोटा भी ले सकते हो। It is an audit technique that provides supportive evidence that allow auditor to issue audit opinion without having to audit every single item. तो हर एक आइटम को ना भी चेक करने पर भी आपको पावर देता है कि आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपना खुल के फिर भी अपना ऑडिट ओपिनियन बना सकते हो। पर्पस क्या होता है बच्चों, नो मैटर किसी भी टाइप का ऑडिट हो, चाहे वो इंटरनल, एक्सटर्नल, गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट सैंपलिंग हर जगह आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम से बचाता है, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से बचाता है, मनी से, रिसोर्स होने से बचाता है, वेस्ट होने से। व्हेन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नॉट फिजिबल टू ऑडिट। भाई अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की बात करें, पता नहीं कितनी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन तो मेरी एक छोटे से यार टीचर की मतलब मान लो हो जाती है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है भाई, हर एक दिन पता नहीं कितनी कितनी ट्रांजेक्शन होंगी। सो ये बहुत कॉस्टली भी होगा और बहुत टाइम और रिसोर्सेज भी लगेंगे। सो ऑडिट सैंपलिंग एक बीच विचार का रास्ता निकाला गया है, जिसके बेस पर ऑडिटर कंक्लूजन एक्सप्रेस कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है विदाउट चेकिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, बट कुछ ट्रांजेक्शन चेक करके भी फुल के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता है। अब ये ना 2 मेथड्स होते हैं बच्चों ऑडिट सैंपलिंग के। एक मेथड है बच्चों ऑडिट सैंपलिंग का स्टैटिस्टिकल ऑडिट सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी रैंडमली उठा के 1 2 3 आजा खत्म। यहां का नॉन स्टैटिकल मतलब सर यहां ना जजमेंट के बेसिस पर ऑडिटर अपनी जजमेंट, कोई क्राइटेरिया, कोई रेंज फिक्स करेगा, उसके बेस पर होगा। जैसे स्टैटिकल टेक्निक का ये मेथड रैंडम सैंपलिंग होता है। चूज आइटम, हर आइटम के आने की 100% प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो 100 इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन है, उनमें से कोई भी 10 सेलेक्ट कर लिया, इससे क्या होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के आने की 100% चांसेस होंगे। यहां क्या है, अपना कुछ जजमेंट सेलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया उठाया, रैंडम नहीं है, कोई क्राइटेरिया है, तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ जो 10 के मल्टीपल है वो आ जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लीस्ट इफेक्टिव माना गया, ज्यादा ये माना गया है। ये देखो केस स्टडी देखो बच्चों इसकी, ये भी मैंने बहुत इजी किया, प्लीज रेगुलर क्लास वाले बच्चे सारे इसको फॉलो कर लेना, और यूट्यूब वाले तो करेंगे, मेरी फैमिली वाले। In this case, an external auditor checked a manufacturing company's financial statement. Instead of checking every single transaction, the auditor used statistical sampling, means they picked up few transactions using a random systematic method to check the accuracy. Auditor ने क्या किया, कुछ तो सेल्स की ट्रांजेक्शन उठा ली, कुछ परचेज की उठा ली, और इनको मैच किया। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से हाई चांस ऑफ मिस्टेक है, उन पॉइंट्स को उठा लिया। आफ्टर रिव्यूइंग द सैंपल, द ऑडिटर फाइंड दैट सम ट्रांजेक्शंस वर मिसिंग एंड हार्ड रॉन्ग अमाउंट वर वो हैड सॉरी एंड बहुत सारे रॉन्ग अमाउंट ऐड किए गए, वो सेल और वो परचेज में सेम नहीं है, गलत है, और कुछ
परचेज में, सेल में नहीं है, मिसिंग है। तो सैंपल का रिजल्ट क्या आया, ऑडिटर ने सिमिलर एरर बताए कि भाई आपकी पूरी की पूरी उसके अंदर है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट बताई, तो ऑडिटर ने कंपनी को बताया कि भाई आपके अंदर इश्यूज हैं। नाउ मैनेजमेंट ने इस बात को समझा, एग्री किया और नेसेसरी चेंजेस किए अपने अकाउंट के अंदर, और देन ऑडिटर ने अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बना के दी कि यस आपके फाइनेंशियल एक्यूरेट है, रिलायबल है, हमने चेक कर लिए। देख लो, तो ऑडिट सैंपलिंग मेथड की मदद से बहुत ट्रस्टवर्दी है। ऑडिटर ने काफी सारे कंक्लूजन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करने में हेल्प। फिर एक ऑडिटर ने एक ऑडिट किया बैंक का। ऑडिटर ने स्टैटिकल सैंपलिंग मेथड मतलब रैंडम अप्रोच को यूज किया। बैंक में तो लोन ट्रांजेक्शन होती है, तो कम बैंक ने किस चीज को लोन दे रखा है, रैंडमली फिक्स कर लिए। ऑडिटर ने डिस्कवर किया कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैंने 100 ट्रांजेक्शन उठाई 1 लाख में से, जहां प्रॉपरली एसेस करके बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस को बिना देखे ही, भाई उसका सीबिल है 600, फिर भी उसको 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लोन दे रखा है, तो ये गलती है। तो ये केस हाईलाइट करता है कैसे अप्रोप्रिएट सैंपलिंग की टेक्निक से ऑडिटर इंश्योर करेगा कि मेरे पास पूरा का पूरा टेस्ट ना करके भी अप्रोप्रिएट सबूत आ गए हैं अपना ओपिनियन बनाने के लिए। तो मुझे बता दो बच्चों, ये भी समझ में आ गया। नाउ द लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक मान लो ऑडिट ट्रेल और ऑडिट फाइंडिंग्स। सो 2 टॉपिक लेफ्ट है बच्चों, फटाफट से मुझे बता दो, फटाफट। देन मैं भी थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं यार, क्योंकि माइक वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट यार, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया मेरा, 1 सेकंड रुको आप लोग। आप लोग की चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चार्जर लगाया अभी अभी मैंने। आइए, ऑन हो गया, अभी आप लोग की चैट पढ़ूंगा। तो 2 टॉपिक लेफ्ट है बच्चों, दैट इज ऑडिट ट्रेल एंड ऑडिट फाइंडिंग्स। पहले एनालिसिस ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स कर लेते हैं। हुआ क्या बच्चों, इसमें ऑडिटर ने अपना ओपिनियन बनाया, कंपनी ने अपनी बातें रखी, ऑडिटर ने प्रोसीजर से लगाए। नाउ जो भी एविडेंस आए, जो भी फाइंडिंग्स आई, अब ऑडिटर उसको एनालाइज करेगा, एक रिटर्न समरी तैयार करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज ऑडिटर के सामने आ रहे हैं, और उसको एकदम से रिपोर्टिंग नहीं बनाएगा, उन इश्यूज को एक बार मैनेजमेंट के सामने रखेगा डिस्कशन करने के लिए। देखो, यस यस, ठीक है, लाइव दिख रहे हो अब। इन एन ऑडिट फाइंडिंग इज ए रिटर्न समरी। ऑडिट फाइंडिंग्स क्या है बच्चों, एक तरह से रिटर्न में समरी बना रहा है ऑडिटर, जो जो प्रॉब्लम इश्यूज ऑडिटर के सामने आए हैं। दीज एरियाज वर कंपनीज डिड नॉट, ये वो एरियाज हैं जहां कंपनी ने रिक्वायर्ड रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, और एरिया ऑफ कंसर्न है जहां कंपनी को एक बार चेक करना पड़ेगा। इन सिंपल टर्म्स, ऑडिट फाइंडिंग एक वो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो ऑडिटर को मिली हैं ऑडिट के दौरान। तो वो ऑडिटर हर एक डिपार्टमेंट हेड से जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं उनको ये देगा कि लो जी आप रिव्यू करो और मुझे कंफर्म करो कि क्या ये आप ठीक कर पाओगे। अगर ठीक कर दोगे तो मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, और अगर ठीक नहीं कर पाओगे तो भाई मैं मजबूरी है, मुझे इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा,
मुझे इसके ऊपर आपको नेगेटिव ओपिनियन देना पड़ेगा क्वालिफाइड। नाउ डिटरमाइन प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, देखिए द मेन पर्पस ऑफ इंटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, मतलब एक तरह से मान लो ऑडिट का क्या होता है, टू चेक द कंपनी इफ द फॉलोइंग रूल्स एंड इज ऑलवेज इंप्रूव। मेन पर्पस क्या है, चेक करना कि क्या कंपनी फॉलो कर रही है और जो भी फाइंडिंग्स आई उनके बेस पर इंप्रूव करना। तो एक तरह से अगेन ये भी इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पे बताया गया इंटरनल ऑडिट का। तो जब भी इश्यू सामने आए, मतलब नॉन कन्फर्मेंसेस सामने आई, तो उसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी फिक्स करना जरूरी है। अब बहुत सारी कंपनीज है वो हर एक इश्यूज को ट्रैक करती है, मोस्ट सीरियस लेती है, बहुत सारी है वो बस क्रूशियल क्रूशियल को लेती है, कुछ कंपनी सबको लेती है और कुछ कंपनी बस सीरियस सीरियस इश्यूज को देखती है। बट वट एवर, कोई भी कंपनी है अगर उसके सामने इशू आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी उनको फिक्स करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेती है, हर कंपनी लेती है। बट आफ्टर द कंपनी फिक्सेस द इश्यूज, मान लो कंपनी के सामने लिस्ट आई, कंपनी ने अपनी एंड पे इशू सोल्व कर लिए, डिपार्टमेंट ने ठीक कर लिए, देन ऑडिटर दोबारा से रिव्यू करेगा क्या क्या एक्शंस, क्या क्या रूट कोज, क्या क्या फाइंडिंग्स कंपनी ने की और क्या क्या उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन लेके आए। अगर इश्यूज फिक्स हो गए, सही हो गए, तो ठीक है, कोई और फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुए तो ऑडिटर दोबारा से हेड को, डिपार्टमेंट हेड को बोलेगा भाई एक नया प्लान बनाओ और इश्यूज को सोल्व करो, उसके रूट कॉज तक जाओ, रियल कारण तक जाओ। एंड अगर मान लो ठीक हो गए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ऑडिटर फिर क्या करेगा, अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। समझ में आया? देन आफ्टर द ऑडिट द लीड ऑडिटर जो भी होगा जिसको साइन करना है, वो फाइनल रिपोर्ट बना के हर एक डिपार्टमेंट को देगा, जो भी इश्यूज, जो भी कंफर्मेशन आई है उन सबको, जो भी फाइंडिंग्स आई है और कौन कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो सारी रिपोर्टिंग देगा। सो ये केस स्टडी एक काम करना, सारे बच्चे पढ़ते रहना, इस केस स्टडी के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो पढ़ा देता हूं, या फिर बोलोगे सर एक केस स्टडी रह गई थी। एन एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू करता है टेक्नोलॉजी कंपनी के रिवेन्यू रिकॉग्निशन। एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उसकी रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर, चेक करता है। एंड क्या मिलता है उसको कि कंपनी ने बहुत जल्दी रिवेन्यू को बुक किया है। मान लो अभी पैसा आया नहीं और मैंने अपने अकाउंट में पहले ही महीने में डाल दिया और आना था अभी 2 महीने बाद, तो गलत है। बिफोर डिलीवरिंग गुड्स और सर्विसेज, उससे पहले ही पैसा दिखा रहा अकाउंट में, रिसीव फुल पेमेंट आने से पहले ही दिखा दिया अपने, तो गलत है। रिवेन्यू टू अर्ली दिखा रहा है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वर ऑल्सो पुअरली डॉक्यूमेंटेड, और जो आपके पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो बहुत गंदे तरीके से ड्राफ्ट किए गए हैं। एंड बहुत मुश्किल है, सही तरीके की पॉलिसीज भी आपने नहीं बनाई है, करेक्ट पॉलिसीज भी नहीं। ऑडिटर ने रिपोर्ट किया इन इश्यूज को, कंपनी ने एडजस्ट किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही टाइम पे जब पेमेंट आई जब सही करा। यानी मॉडिफाइड ओपिनियन बनाया ऑडिटर ने टू मटेरियल मिसमैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट को बोला कि इन पॉइंट पर आपको इंप्रूव करना है अपनी पॉलिसीज को। नाउ कंपनी देन इंप्लीमेंटेड न्यू सिस्टम टू डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, ट्रेन्ड स्टाफ ऑन करेक्ट रेवेन्यू प्रैक्टिसेस। इन द फॉलोइंग ईयर ऑडिटर चेक्ड द इंप्रूवमेंट एंड फाउंड देम इफेक्टिव। एंड देन ऑडिटर ने अगले साल क्या दी, फिर अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी, जब कंपनी ने नए सिस्टम्स बनाए जिसमें वो रिवेन्यू को भी ढंग से ट्रीट कर रही, स्टाफ को ट्रेनिंग दी, डॉक्यूमेंट भी प्रॉपरली, कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किए, जिससे कि उसने अगले साल फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया। ये केस शो करता है कैसे ऑडिटर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वीकनेस, कैसे रिकमेंड करता है इंप्रूवमेंट, और कैसे इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है आपकी एक्यूरेट है और आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोसेस के अंदर स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। ना बच्चों, ऑडिट ट्रेल क्या बोला मैंने, ऑडिट ट्रेल को बस ऐसे समझ लो, जो एंटिटीज एमसी के रडार में आती है, मान लो कंपनीज, एलएलपी, जिनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना है, कब से, 1 अप्रैल 2023 के बाद से हर वो एंटिटी जिसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तो उनके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। मतलब कंपनी रूल 3, एमसी ने रूल 3 फॉलो किया, एक रूल 3 इशू किया और उसमें क्या बोला गया, वो इस फाइनेंशियल ईयर से जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है 2023, हर कंपनी को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मेंटेन करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करनी है, और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा फीचर होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल का। ऑडिट ट्रेल क्या होता है सर, अभी बताऊंगा। दैट इज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए और एडिट लॉग भी होना चाहिए, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एडिट लॉग। मतलब कब एंटर हुई थी वो, एंटर होने के बाद कब कब उनके अंदर चेंज हुआ है, किस किस पर्सन ने चेंज किया है, चेंज होने से पहले क्या थी और बाद में क्या थी, along with date and when changes were made, ensuring that the audit trail cannot be disabled। और एक ये फीचर तो मेन है, और ये इंश्योर कर लो कि सॉफ्टवेयर में डिसेबल करने का, कि जब मैं चेंज कर रहा हूं उस टाइम डिसेबल कर दिया, ट्रैक ना कर पाए, ये फीचर ना हो।
इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो ये बस यहां तक पढ़ लो। फॉलोइंग आर द की फाइनेंशियल डिटेल्स टू ट्रैक, ये कुछ डिटेल्स है जो ट्रैक करता है बच्चों क्या क्या ऑडिट ट्रेल। चेंजेस इन्वॉल्व बता चुका हूं, पर्सन हु पार्ट टुक मतलब जिसने चेंज किया है, कब चेंज किया है, टाइम क्या क्या मॉडिफाई किया है, एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट ट्रेल, ये कुछ एग्जाम्पल ऑडिट ट्रेल का क्या, ये नीचे एग्जाम्पल, ये ठीक कर लेना। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द आइडियल एग्जाम्पल फॉर ऑडिट ट्रेल। वंस यू एंटर ए ट्रांजेक्शन इन द सॉफ्टवेयर विल मेंटेन ए रिकॉर्ड, बोला ना जब एंटर करोगे रिकॉर्ड हो गया, पहला पॉइंट। एनी फर्दर एडिट, सेकंड पॉइंट, मेड टू द डिटेल्स सच एज चेंज इन द अमाउंट, चेंज इन द नेम, पार्टी का नाम, एंट्री कब की थी वो चेंज, विल ऑल्सो बी ट्रैक्ड बाय द सॉफ्टवेयर अलोंग विद द यूजर, जिसने चेंज किया है, कब चेंज किया है। इवन इफ सम ट्रांजेक्शंस वर डिलीटेड, भले आपने डिलीट भी कर दी, फिर भी सॉफ्टवेयर उसका ट्रैक करेगा कि किस दिन डिलीट की थी और ओरिजिनल एंट्री क्या थी जो आपने डिलीट की और जो चेंज की। तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती है ऑडिट ट्रेल कैसे। एमसीक्यू सिस्टम को लेकर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पॉइंट पर। एक्चुअली टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ऑडिट ट्रेल बहुत बार पेपर में आ चुका है, न्यू सिलेबस में 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों। एमसीए ऑडिट ट्रेल सिस्टम क्यों लेके आए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस हेडिंग पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी कंपनीज की। ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आप अपने आप से करने शुरू कर दोगे, फुल प्रूफ प्रोसेस है, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। फिर चलो रीड कर लो। The audit trail system provides a detailed record of all the transactions, making it easier for the regulator and stakeholder to monitor the activities of the company and to detect irregularity. तो मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा सबके लिए, रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स आसानी से देख पाएंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी, ऑब्वियसली यार कंपनीज अगर हर चीज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी जिसमें ऑडिट ट्रेल सिस्टम भी होगा, तो प्रिवेंट करता है एरर और ओमिशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलती होने के चांसेस कम हो गए। और कंपनी को अकाउंटेबल भी बनाता है, जवाबदेही भी बनाता है, उसके एम्प्लॉइज को अकाउंटेबल बनाता है कि जो भी उन्होंने काम किया, जब उसका चेंजेस का भी रिकॉर्ड होगा तो सोच समझ के वो एंट्रीज पास करेंगे, कुछ भी गलत कुछ भी छुपाएंगे नहीं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी बढ़ेंगे, ये इंश्योर करता है कि जो कंप्लायंस है कंपनी वो ज्यादा से ज्यादा लोग का रेगुलेशंस का फॉलो करेगी, जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी एक्यूरेसी आएगी। फुल प्रूफ है, ये एडवांटेज है। कंपनी बुक जो भी आपने कंपनी तैयार किया वो हेल्दी है, वो वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन साउंड होगी, फंड रेज करने में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंश्योर करता है ना एक्यूरेसी को। ये बच्चों पढ़ते रहना। ऑडिट ट्रेल के अंदर मैंने इजी सा करके केस स्टडी डाल दी है, ये सारे बच्चे प्लीज इसको पढ़ लेना। तो अराउंड बच्चों 1 घंटे की मैंने आप लोगों की क्लास ली, 1 घंटा 10 मिनट की क्लास ली है। इसकी वॉल्यूम बढ़ा के मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। माइक अपने एंड पे तो पूरा तेज बोला ही है मैंने, बट देखो ना आधी आवाज आ रही है सॉफ्टवेयर में भी यार। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों तक आवाज कम जा रही है, बट मैंने अरेंज कर लिया, 2-3 दिन में अरेंज हो जाएगा। इसी चक्कर में मैं जीएजएल की रिवीजन भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो थोड़ी लंबी क्लास होती है तो गला बिल्कुल खराब हो जाएगा फिर मेरा यार। चलो विल ट्राई कि कल हम लोग मिलते हैं बच्चों, कल विल ट्राई, मैं अगेन बोल रहा हूँ विल ट्राई, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल यार, मैं अब घर पे इतना लेट लेट पहुंच रहा था, तो मुझे भी घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ फैमिली के लिए लेके आने हैं, फिर तो दिवाली के टाइम पे हर जगह भीड़ भड़ाका हो जाता है। तो विल ट्राई कि मैं कल आप लोग की चैप्टर नंबर 11 की क्लास लूं। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।